डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मालूमात शेयर करूंगा। हम में से अक्सर लोग जब कनाडा में एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं तो हमारे दिल में जो पहली चीज़ होती है वो ये कि जनाब जल्दी से एक घर खरीद लें और घर के मालिक बन जाए। ये ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है, जाहिर बात है हर इंसान अपने घर के लिए ख्वाब देखता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब एज ए न्यू इमिग्रेंट आप कनाडा में आते हैं तो क्या आपको फ़ौरन घर खरीद लेना चाहिए या कुछ अर्सा इंतज़ार करना चाहिए, और जब आपने घर खरीदना है तो किन किन कॉस्ट को जो आपकी जेब से जानी है एज एन ओनर ऑफ अ हाउस आपने कंसिडर करना है। और फिर आपने कंपेयर करना है कि जनाब अगर आपको कुछ अर्सा रेंटल प्रॉपर्टी में रहना पड़े, एक किराएदार के तौर पे रहना पड़े, तो क्या वो बेहतर ऑप्शन है कि आते ही आप झटपट एक घर के मालिक बन जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें डेफिनेटली आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। अब जनाब जब हम वीडियो के हवाले से बात करेंगे तो पहले कुछ चीज़ें अगर हम मफरूज़े पे, क्योंकि मैं एक मॉर्गेज ब्रोकर भी हूँ, तो जो मैं आपसे बात करूँगा वो जाहिर बात है फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही है। इसमें जो करंट सिनारियो चल रहा है यानी हाई इंटरेस्ट रेट्स है कनाडा में, आपको पता है रिसेशन है, ठीक है, घरों की कीमतें कुछ हद तक कम भी हुई हैं लेकिन डेफिनेटली वो भी मेजॉरिटी की रीच से बाहर हैं। तो हम जब आपके साथ ये भी मैं जो डिस्कशन करूंगा इसमें एक मफरूज़े के तौर पे हम लेके चलते हैं कि जनाब फ़र्ज़ करें आप जो घर ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी कीमत $5 लाख है, $500,000। ये बड़ी मैंने मुनासिब सी कीमत का अंदाज़ा लगाया क्योंकि मॉडर्न टाइम में अगर आप आजकल देखें तो इसमें आपको जो एक नया अच्छा कॉन्डो, ये मैं GTA रीजन की बात कर रहा हूँ, वो भी तकरीबन आपको $500,000 के करीब पड़ जाता है। और अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाएँ तो आपको एक गालिबन टाउन हाउस जो है पुराना वो इस अमाउंट में मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी लोग, मैं एस्यूम कर रहा हूँ कि वो मिडिल क्लास के लोग हैं और वो $5 लाख तक का घर जो है वो ख़रीदने की उनकी यानी हिम्मत है, फाइनेंशियल उनके पास रिसोर्सेज हैं। और दूसरी बात ये क्योंकि अगर $5 लाख का आप उसे कहते हैं घर खरीदते हैं $500,000 का, और आप फर्स्ट टाइम होम बायर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप 5% डाउन पेमेंट के साथ भी ये घर खरीद सकते हैं। तो ये सारे मफरूज़ात या जो असम्पशंस है आपके जहन में होगी तो आप उसे कहते हैं, जो आपके साथ मैं आगे फैक्ट्स और फिगर्स शेयर करना चाह रहा हूँ वो आप उनको बआसानी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जनाब पहली बात क्या हुई, घर की कीमत $5 लाख, ठीक है जनाब, घर कुछ भी हो, कॉन्डो हो या टाउन हाउस हो, जिस हमने बात कर ली। अब दूसरी जनाब बात आ गई कि आपने इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है मॉर्गेज का वो हम क्या अस्यूम करें। तो जाहिर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल है, आप फिक्स 5 ईयर मॉर्गेज में जाते हैं क्या क्या। मैं इसको फिर एक एवरेज सी फिगर के तौर पे 7% अस्यूम कर रहा हूँ करंट सिनेरियो में, ठीक है जी, मोर लेस उसके करीब ये चीज़ चलती है आजकल जो चल रही है। अब जनाब इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है जो हमारे सिनेरियो में रेलेवेंट रहेगा वो है कि जी हम ये जो $5 लाख का घर खरीद रहे हैं इसकी सालाना प्रॉपर्टी टैक्सेस कितने हैं। तो हम इस यूँ कर लेते हैं कि जी वो $4,500 है मिसाल के तौर पे। इसी तरह जनाब फर्ज करें इसकी हीटिंग कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है जब उसे कहते हैं मॉर्गेज के हवाले से हम करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि कनाडा में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ट्रेडिशनली स्पीकिंग यहाँ पर हाइड्रो बिजली के बिल की जगह हीटिंग कॉस्ट को मॉर्गेज की कॉस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। तो हम अस्यूम करते हैं कि इसकी जो हीटिंग कॉस्ट है औसतन जो हम लेते हैं वो $100 पर मंथ है, वही हम यहाँ पे अस्यूम कर रहे हैं। और अगर फर्ज करें आप कॉन्डो खरीद रहे हैं, क्योंकि हम ये कॉन्डो के रेफरेंस से बात करेंगे ताकि उसमें कहते हैं जो आपको एडिशनल जो फैक्टर्स हैं वो भी आप उनको उसे कहते हैं कंसिडर कर सकें। मेजॉरिटी लोग इनिशियली कॉन्डो की तरफ जाते हैं और बाद में फिर टाउन हाउस की तरफ। तो हम अस्यूम करते हैं कि जनाब जो कॉन्डो की मंथली फ़ी है वो भी $100 है, यानी ये कॉन्डो की अगर $100 फीस आप नहीं भी इंक्लूड करेंगे, अगर आप टाउन हाउस की बात करें तो जो मोर लेस हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो कंपेरेबल होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर वो कॉन्डो की फीस भी शामिल कर लेता हूँ। एक और चीज़ जो हमारे इस एनालिसिस के लिए ज़रूरी है वो ये कि जनाब हर शख्स ने यहाँ पर उधार लिया होता है। ज़ाहिर आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ लोन चढ़े होंगे जो आपने पे करने होते हैं, आपने कोई छोटी मोटी गाड़ी ली है तो उसकी कोई लीज पेमेंट कर रहे होंगे। औसतन ये खर्चे कुछ $700-800 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं फिर सिंपलिसिटी के लिए इसमें कर रहा हूँ कि आप बहुत किफ़ायत चाह रहे हैं, बेल्ट बहुत आपने टाइट अपनी रखी हुई है और आपके जनाब जो महाना उसे कहते हैं डेट है, मंथली डेट जिसे हम कहते हैं, वो $500 है। $500 आपका एग्जिस्टिंग डेट है, क्योंकि ये भी मॉर्गेज के लिए रेलिवेंट फैक्टर है। जब आपको कोई बैंक मॉर्गेज देता है तो देखता है कि आपका एग्जिस्टिंग डेट कितना है और आप कितनी आसानी से उसको पे कर सकते हैं, प्लस ये जो एडिशनल डेट मॉर्गेज की सूरत में आप एक्वायर करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं।
अब इसमें जनाब एक और जो रेलेवेंट फैक्टर है वो है अमोर्टाइजेशन पीरियड। यूजुअली वो 25 से 30 साल चलता है। हम अस्यूम करते हैं कि जी 25 साल का अमोर्टाइजेशन पीरियड है। इसका मतलब कि आप 25 साल में अपने घर के सारा लोन जो मॉर्गेज है वो आप अदा कर देंगे। वो अलग बात है कि इस करंट सिनारियो में लोग क्योंकि पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं रहे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं और बाकी चीज़ें, तो उन्होंने अपने इससे मोटराइजेशन पीरियड को बैंकों ने एक्सटेंड करके 70 ईयर्स और 90 ईयर्स पे ले गए हैं। तो फिर वोट इज वर्चुअली हैपनिंग वो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो ऑलमोस्ट रुक गई। बट एनीवे हम यहाँ पे अपने सिनारियो में ज़रा थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और हम कहते हैं जी 25 साल आपका अमोर्टाइजेशन पीरियड, यानी 25 साल में आप सारे का सारा घर का मॉर्गेज पे बैक कर देंगे बैंक को। और इसके अलावा एक और चीज़, क्योंकि हमने फैसला ये करना है कि जी हमने रेंट के ऊपर रहना है या हमने मॉर्गेज करनी है, तो उसके लिए मैं मफरूज़े के तौर पे समझ लेता हूँ कि फर्ज करें इस तरह का जो टाउन हाउस या कोई अच्छा कॉन्डो आप लेके रह रहे हैं, तो वो आपको $3000 महाना पे आजकल मिल जाता है इस तरह की लोकेलिटी के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं। पूरा GTA रीजन में ये एक एवरेज फिगर की हम बात कर रहे हैं, प्लस माइनस होता है। तो $3000 जो है वो मंथली रेंट है, जिसको हम कंपेयर करेंगे फिर मॉर्गेज पेमेंट के हवाले से। तो जनाब ये तो हमारे सारे मफरूज़ात हो गए जो आपके जहन में होने चाहिए। अब हम चलते हैं आगे डिफरेंट सिनारियोज और ऑप्शंस में कि जनाब आप कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, उस डाउन पेमेंट के साथ कितनी इनकम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जाहिर बात है इसमें एक फैक्टर सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं है, साथ बैंक या जो मॉर्गेज एजेंसी होती है वो ये भी देखती है कि आपकी सालाना आमदनी कितनी है, उसमें से आप कंफर्टेबली मॉर्गेज अदा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इन सारे फैक्टर्स को उसे कहते हैं हम मद्देनजर रखते हुए आपके सामने ये मैं एनालिसिस पेश करता हूँ। अब फर्क इन आप जो पहला सिनारियो है उसमें हम ये अस्यूम कर रहे हैं वही घर की कीमत मैंने $5 लाख सारा कुछ बता दिया। अब जनाब मैं कहता हूँ कि जी आपने कहा कि जी मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ और मैंने सिर्फ 5% डाउन पेमेंट करनी है। तो $5 लाख का 5% क्या हुआ, $25,000। आपने $25,000 जमा किए हुए थे, आपके पास मौजूद थे, आपने ठग से वो डाउन पेमेंट कर दी। अब इस केस में जो आपकी लोन टू वैल्यू होगी रेशो LTV जिसे हम कहते हैं वो क्या है 95%। 5% आपकी इक्विटी जो आपने डाउन पेमेंट कर दी है, 95% आप मॉर्गेज मांग रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब मॉर्गेज की अमाउंट हमारी $4,75,000 होगी। मैं ये कुछ फिगर जो सी स्क्रीन के ऊपर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलता जाए कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अब इस केस में अगर आपकी मंथली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट को हम देखें, क्योंकि आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करनी है और इंटरेस्ट भी, और आपको पता शुरू की पेमेंट्स में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कंपोनेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट कम होती है, फिर ग्रेजुअली वो रिवर्स होता जाता है। बट एनीवे, तो जो आपकी मंथली P&I बनेगी यानी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट, वो इस सिनारियो में $3,460 होगी। तो इसका मतलब है कि 5% डाउन पेमेंट के साथ आप कहते हैं जी $3,460 महीने का मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, रुके आगे हम चलते हैं जनाब कि इसके लिए अगली कंडीशन क्या है, आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए। जब बैंक आपको मॉर्गेज देगा तो कहेगा भाई इस सिचुएशन में अगर आप 5% डाउन पेमेंट कर रहे हो, $5 लाख का घर उठाना चाह रहे हैं, तो आपकी कम से कम आमदनी $1,51,315 होनी चाहिए, $1,51,315। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पे आपने जब अपनी ये इनकम भी अस्यूम कर लें कि आपने आपकी इतनी इनकम है 1,51,000 जिसमें मैं बात कर रहा हूँ $315, कम लोगों की होगी एज ए न्यू इमिग्रेंट। अगर इसके बड़े टॉप प्रोफेशनल है तो एक अलग बात है, मुझे तो वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती फ्रेंकली। तो आपने यहाँ पर क्योंकि 5% सिर्फ डाउन पेमेंट की है, तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपने जनाब मॉर्गेज इंश्योरेंस भी लेनी है, ताकि इन केस आप डिफॉल्ट करते हैं तो उसे कहते हैं जो बैंक है उसको नुकसान ना पहुंचे। तो वो इस केस में आपकी वो $19,000 की मॉर्गेज इंश्योरेंस भी शामिल होगी। तो टोटल मॉर्गेज आपका अब 4,75,000 से बढ़ के $4,94,000 हो गया, 19,000 की मॉर्गेज भी इसमें शामिल होगी। तो इसका मतलब कि जो टोटल मंथली पेमेंट है जिसमें क्या चीज़ें होगी, जो आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। मैंने आपके सामने बात की कि 4,500 सालाना प्रॉपर्टी टैक्स है, वो भी हम महीनों में तकसीम कर लेते हैं क्योंकि आपने वो औसतन पे करते जाना है, ठीक है। ये चाहे 1 गो में पे करें लेकिन आप उसको एलोकेट करते हैं उसके अंदर कि प्रॉपर्टी टैक्स भी आपने पे करना है, मोर इम्पोर्टेंटली आपने ये इंश्योरेंस भी पे करनी है। तो ये सब कुछ मिला के आपकी जो पेमेंट है वो 3,460 की जगह $4,535 होगी। तो इसका मतलब ये कि अगर आप करंटली $3,000 का रेंट पे कर रहे हैं, जैसा मैंने मफरूज़े के तौर पे स्टार्ट में बात की थी, तो आपको इस तरह का मॉर्गेज लेने के लिए विद 5% डाउन पेमेंट उसी तरह के घर में रहने के लिए $1,535 की अजाफी आपको उसे कहते हैं पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अब कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इसमें आपकी वन टाइम पेमेंट भी मैंने बात की $25,000 क्या आपकी उसे कहते हैं जो आपने डाउन पेमेंट की
किराए के घर के लिए तो आप कोई डाउन पेमेंट नहीं कर रहे, तो वो भी आपने एक ओवर एंड अबव देनी है, वन टाइम पेमेंट। और उसके अलावा आपकी क्लोजिंग कॉस्ट होती है जो अपने लॉयर को, अकाउंटेंट को और बाकी मॉर्गेज ब्रोकर्स को फी देते हैं, वो औसतन 3 से 4% होती है। हम चले फिर एक पैसिमिस्टिक उसका व्यू लेते हैं, चले जी 3% एस्यूम करते हैं, तो 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 3 5 15 15,000 वो जमा कर लें, तो $40,000 आपने वो डाउन पेमेंट भी करनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप $3,000 के किराए के घर में रह रहे हैं, उसी तरह का घर अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपने $1,535 तो इजाफी देना है महीने का, जिसमें आपकी सारी ये मॉर्गेज और उसके अलावा जो ना आपका प्रॉपर्टी टैक्सेस और सारा कुछ शामिल है, और प्लस आपने 40,000 डाउन पेमेंट भी करनी है। फिर भी कहानी यहाँ पर नहीं रुकती। अब आगे क्या बात है, हमने ये देखना है कि जनाब जब उसे कहते हैं आप घर के मालिक बन गए, अब आप रेंट की प्रॉपर्टी में नहीं रह रहे, तो जो घर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने प्रॉपर्टी ली है, फिर जाहिर होता है टाइम क्योंकि यहाँ पे बड़ा हार्श वेदर होता है तो रिपेयर्स वगैरह की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है ना। मुख्तलिफ जो आपके फिक्सचर फिटिंग्स लगे हुए हैं, कुछ और पहले साल ही पड़ेगी, 2 साल बाद पड़ जाएगी, 3 साल, तो वो भी अच्छा खासा खर्चा होता है, तो वो भी आपके ज़हन में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद 5% डाउन पेमेंट जो मैंने बात की, आपको $40,000 की उसे कहते हैं वन ऑफ पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको क्लोजिंग कॉस्ट और डाउन पेमेंट 5% का टोटल बताया, और फिर भी आपका जो उसे कहते हैं जो टोटल मंथली पेमेंट बनेगी वो उसे कहते हैं $4,515 है, जो $1,535 माहाना ज़्यादा होगी आपके एग्जिस्टिंग रेंट से, अगर आप जो $3,000 के घर में रह रहे हैं। तो ये जनाब उसे कहते हैं पहला जो चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। और साथ उसके जो कंडीशन दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदर कंडीशन भी हैं जो हम बाद में और वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपकी इनकम रिक्वायरमेंट कोई $1,51,000 है। अब $1,51,000 आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, नहीं। तो ये मैंने आपके सामने उसे कहते हैं एक टेबल उसे कहते हैं बना के रखा है, जिसमें मैंने कुछ की स्टेटिस्टिक्स आपको बताए हैं कि इसमें चीज़ें क्या हैं। तो अगर आप इस पर गौर करें तो हम क्या कर रहे हैं कि जनाब ग्रेजुअली डाउन पेमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं। 25,000 से 50,000 कर दी, फिर 75,000 कर दी, फिर 1,25,000 कर दी, फिर 1,50,000 कर दी, फिर 1,75,000 कर दी। ये बढ़ाने का मकसद क्या है, अगर आप देखें एक कॉलम जो यहाँ पे आगे हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं लोन टू वैल्यू, LTV। तो LTV का मतलब ये है कि लोन का कंपोनेंट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, वैल्यू, घर की वैल्यू की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये 95% से शुरू होकर जहाँ पे आप सिर्फ 5% पेमेंट कर रहे हैं, एक गिरते गिरते 65% पे आ गई। दूसरे अल्फाज में आपने आखिरी सिनारियो में अगर आपने 1,75,000 डाउन पेमेंट की है, तो आपने 35% डाउन पेमेंट की हुई है, जो मोस्टली न्यू इमिग्रेंट्स करते हैं। जब इतनी बड़ी डाउन पेमेंट कर देते हैं तो फिर जनरली जो इनकम रिक्वायरमेंट या बाकी चीज़ें बैंक उनको इतना कंसिडर नहीं करता, आपको बासानी वो मॉर्गेज दे देता है। लेकिन इस केस में आपके पास फिर $1,75,000 कैश होना चाहिए, अपना ज़ाती कैश जो आपने पे करना है उसके घर खरीदने के लिए, ठीक है जी। और इसमें मैं क्लोजिंग कॉस्ट को शामिल नहीं कर रहा, वो 3% आप फर्दर ऐड कर लें। तो इसका मतलब बुनियादी तौर पर हम क्लोजिंग कॉस्ट को भी शामिल कर लें, तो आपने जो अप फ्रंट कॉस्ट देनी है, अगर आप 35% डाउन पेमेंट के ऊपर चल रहे हैं, तो वो $1,90,000 है। अब $1,90,000 आपके पास मौजूद है, तो आप डेफिनेटली $5,00,000 की प्रॉपर्टी कनाडा के अंदर खरीदने की ख्वाहिश रख सकते हैं। और अगर नहीं है तो जिस तरह मैंने बात की, जिस तरह आपकी जो लोन टू वैल्यू जो सी है वो बुनियादी तौर पे उसे कहते हैं बढ़ती जाएगी, यानी इसका मतलब लोन कंपोनेंट ज़्यादा है, तो आपकी डेफिनेटली उसे कहते हैं फिर जो किस्त है, टोटल पेमेंट जो मंथली आप पे करते हैं, वो भी बढ़ती जाएगी। जैसा मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी फ़र्ज़ करें आपने अगर 35% डाउन पेमेंट की है, तो आपका जनाब जो किस्त रह जाती है टोटल पेमेंट वो $3,351, $3,351। ऑन द कॉन्ट्री जब 5% की हमने बात की तो ये $4,535 थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली 35% देने डाउन पेमेंट करने के बावजूद अगर आप देखें तो अगर $3,000 आप रेंट दे रहे थे, तो अब ये 35% के बावजूद आपको $3,351 महीने के देने पड़ने, उन अप फ्रंट कॉस्ट के अलावा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वन टाइम पेमेंट जो इस केस में $1,90,000 है। तो आपको $351 एडिशनल देने पड़ेंगे, सिर्फ इसलिए कि आप एक घर के मालिक हो गए, अब आप यू आर नो मोर अ टेनेंट, तो आपकी इक्विटी बिल्डअप होना शुरू हो गई है। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है जनाब कि आपने जब कनाडा में एज ए न्यू इमिग्रेंट आना है, तो आपने आउटराइटली घर बाय कर लेना है, या आपको
कुछ अरसा रेंटल प्रॉपर्टी में रहेंगे। देखिए अब इसके लिए कहते हैं देयर इज नो वन राइट आंसर, ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये जो मैंने स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर की हैं, इनको अगर आप देखें और खासतौर पर ये टेबल जो आपके सामने जिसमें ये डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की हैं, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनाब मेजॉरिटी लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल हो गया है कि वो कनाडा जैसे मुल्क में आके एकदम आउटराइटली घर बाय कर लें। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं कि शुरू में आके मॉडरेट से रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं, कुछ लोग बेसमेंट में चले जाते हैं, कुछ लोग कॉन्डो पकड़ लेते हैं या थोड़ी दूर जगह पे चले जाते हैं ताकि रेंट कम हो। और अगर फ़र्ज़ करें वो डाउनटाउन में चले जाते हैं, चले गाड़ी नहीं लीज पे लेंगे, वहाँ पे हमारा वो कंपनसेट हो जाएगा, तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन हो सकती है। और फिर वो सेविंग्स करना शुरू करते हैं, ठीक है जी, जिससे आप TFS टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है मिसाल के तौर पर, ठीक है। और इसी तरह हो सकते हैं गवर्नमेंट ने यहाँ पर सकते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर का अकाउंट खोला, उसमें भी आप $40,000 तक की इक्विटी जमा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। आपको अगर कोई और इन्वेस्टमेंट का शौक है, शेयर्स की, स्टॉक, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, उनके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये कदर नहीं कि आपने ये कम से कम जी 50,000 एकदम आउटराइट पे करना है डाउन पेमेंट, या 25,000 डाउन पेमेंट, वो आप $200-400-500 से, ये $25-30 माना से भी शुरू कर सकते हैं। तो जस्ट टू कट इट शॉर्ट, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आप पहले सफिशिएंट एक्विटी बिल्डअप करें ताकि आप डाउन पेमेंट करके, रीजनेबल डाउन पेमेंट करके, जो आपकी इनकम के साथ मैच करे और आपको फिर मॉर्गेज भी बआसानी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे दे। कैटेगरी A, B लेंडर्स हैं, प्राइवेट लेंडर्स भी होते हैं कि फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाते हैं। मैं 7% के साथ एक यानी बैंक को एस्यूम कर रहा हूँ या मैक्सिमम B लेंडर को एस्यूम कर रहा हूँ। तो फिर तो आप घर खरीदने की प्लान करें। और अगर आप एकदम लोगों को देखा देखी कहें जी मैं घर खरीदने की तरफ छलांग मार देता हूँ, तो अब बेशुमार लोग जो उनसे इस वक्त उनका ये हाल हुआ है कनाडा के अंदर इस वक्त कि उनका 50% मंथली इनकम, कुछ लोगों की 60% मंथली इनकम जो उनकी है सिर्फ मॉर्गेज पेमेंट के ऊपर जा रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कहते हैं आप अगर आप बहुत बड़ी भी छलांग मारें तो आपकी जो मॉर्गेज पेमेंट होती है वो आपकी मंथली इनकम का 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप मेरे ज़ाती तजर्बे बेस पे पूछें कि खुद मैं मॉर्गेज इंडस्ट्री में और मुझे पता है यहाँ पे और भी बड़े तरह के लोन लोगों ने लिए होते हैं, तो मैं कहूँगा इसको आप 25% पे ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें, कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, ये बात है, रहने के लिए चाहे लेना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, कि वो 25% से ज़्यादा महाना आपको उसे कहते हैं उसकी मॉर्गेज अदा ना करनी पड़े। हाथ है तो चले 1/3 कर ले, अगर आप चले वो इंडस्ट्री के जो पैरामीटर्स हैं या उसके जो यार्ड से उसके मुताबिक चलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप 50-60% का जुआ खेलेंगे कि नहीं जनाब मैं मैनेज कर लूँगा अपना, तो फिर ये सोचें कि अगर आप $10,000 कमा रहे हैं तो $5,000 आपका मॉर्गेज में जा रहा है या $5,500 मॉर्गेज में जा रहा है, और बाकी प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस वगैरह की मैंने बात की, तो बाकी $4,000 में तो ज़िंदगी गुजारना जो है। $10,000 मैं टेक होम की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आप कम से कम $2.25 लाख कम से कम यहाँ कमा रहे हो सालाना, तो तब एज ए सैलरीड पर्सन आपका टेक होम इतनी होगी। टैक्सेस भी कटते हैं, CPP में कट जाएगा, कोई एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का मद में कट जाएगा, तो आपकी टेक होम जो है वो तब 10,000 बनेगी। मेजॉरिटी लोगों की टेक होम $6-7,000 से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर वो $4,000 का छिका मार के घर किराए पे ले लेंगे इस तरह का, तो फिर 2,000 या $1,500 के अंदर वो बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। गाड़ी की लीज भी आपने पे करनी है, अपने बिजली के, गैस के बिल्स भी आपने देने हैं, उसे कहते हैं सेल फोन का खर्चा भी है, ग्रोसरी भी आपने लेनी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो जनाब ये जो मैंने, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कैलकुलेशन टेक्निकल चीज़ें थी, मैंने उनको थोड़ा सा स्किप किया सिर्फ आपको बताने के लिए। टेबल की सूरत में आपके सामने रख दिया। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यानी इस वीडियो को वहाँ पर पॉज करके इस टेबल को बहुत देख सकते हैं, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि बुनियादी तौर पे ये कंपैरिजन क्या हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो बॉटम लाइन वही है कि घर खरीदने की ख्वाहिश हर इंसान को होती है, जाहिर बात है, ये इंसान की बुनियादी ख्वाहिश है कि उसका ज़ाती घर हो। लेकिन कनाडा जैसे मुल्क के अंदर इसमें जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें अगर आप जज्बाती होकर कोई ऐसा फैसला करेंगे तो हो सकता है आपके लिए वो एक बूबी ट्रैप बन जाए और आप फिर उसमें बुरी तरह फंस जाए, फिर बाद में आपको घर भेजना पड़े या आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं या कोई और इशू हो, और फिर जाहिर बात है उसके नतीजे में आपके हज़ारों या कुछ केसेस में लाखों डॉलर भी डूब सकते हैं। तो जनाब उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको थम्स अप भी दें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में मैं आपके लिए और इस तरह की मालूमाती वीडियोस भी ला दूँ। आपने देखा कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन सेक्शन है उसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ। मैं टैक्स के हवाले से भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद एक
टैक्स कंसल्टेंट उसी पे हूँ। मॉर्गेज की मैंने ये वीडियो अब डाली, इसमें भी इंशाल्लाह मैं चीज़ें ऐड करूँगा। खुद एक मॉर्गेज ब्रोकर भी हूँ। इमिग्रेशन के बारे में अपने ज़ाती तजर्बे के बेस पे शेयर करता हूँ, और भी बेशुमार तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं। और प्लस हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स और जो बाकी वो शॉपिंग के टिप्स हैं, और जो बाकी कोई फूड की वीडियोस होती हैं, वो भी जो हमें टाइम मिलता है तो ग्रेजुअली हम उसको से कहते हैं वो अपलोड कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि हम अपने नाम, चैनल के नाम के साथ जिंदा हैं, कुछ नया, समथिंग न्यू। तो इसका मतलब ये है कि जनाब कोई ना कोई चीज़ आपको नई जो सी हमारे चैनल पे वीडियो की सूरत में ज़रूर मिलती रहती है, ताकि आप का जो भी बैकग्राउंड है, आप स्टूडेंट हैं, आप उसे कहते हैं मेच्योर आदमी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ भी हैं, आपके इंटरेस्ट की कुछ ना कुछ जो कोई वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलती है। तो जनाब वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। खुदा हाफिज।